चलो वीडियो ऑन है, हाँ ठीक है। तो देखो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, द्रव्य विलयन में हम पढ़े थे कि जो विलायक होता है वे क्या होता है, द्रव, और जो विलेय होता है वो क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो हम उस दिन क्या पढ़ लिए थे, गैस प्लस द्रव वाला पढ़ लिए थे। तो गैस प्लस द्रव वाले में कौन सा नियम लागू होता है, हेनरी का नियम, ठीक है। उसका उदाहरण क्या है, सोडा वाटर। तो हमने पिछले वीडियो में इसके अनुप्रयोग वगैरह देख चुके हैं। तो आज हम दूसरा आते हैं जिसमें क्या रहता है, द्रव्य विलयन में क्या रहेगा, विलायक और विलेय दोनों क्या रहेंगे, द्रव और द्रव रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल है उसका एल्कोहल और वाटर, ठीक है। तो इसमें कौन सा नियम लगता है, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो राउल्ट का नियम किस पे लगेगा, जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव हो, उस पर क्या कौन सा नियम लगता है, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या लेते हैं, दो द्रव लेते हैं। एक द्रव ये है, द्रव एक है, और ये द्रव दो है, ठीक है। और ये शुद्ध द्रव है, ये शुद्ध द्रव एक है, और ये क्या है, शुद्ध द्रव दो है, ठीक है। और यहाँ पे इसका वाष्प दाब हमने माना है P1 नॉट, ठीक है। शुद्ध द्रव एक का वाष्प दाब हमने माना है P1 नॉट, और शुद्ध द्रव 2 का जो वाष्प दाब है वो क्या है, P2 नॉट। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो द्रव एक और द्रव दो को एक ही कंटेनर में लेते हैं, तो क्या होता है, द्रव एक और द्रव दो। तो इसमें क्या रहेगा, द्रव एक का वाष्प दाब हमने माना है P1 का, ठीक है, P1 है। P1 क्या है, द्रव एक विलयन में वाष्प दाब, ठीक है। और द्रव 2 क्या है, द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब। तो ये दोनों पहले अलग अलग थे, फिर हमने इनको मिक्स किया, तो इसमें क्या हो गया, द्रव एक भी शामिल हो गया और द्रव दो भी शामिल हो गया। तो इसमें क्या है, अब हमें देखना ये है इसमें कि कौन सा द्रव जो है वो ज़्यादा है, इसमें द्रव एक ज़्यादा है या द्रव दो ज़्यादा है। तो हम इस चैप्टर में पढ़े थे सांद्रता के पद, ठीक है। तो सांद्रता के पद, तो उसमें हम क्या बताते थे कि विलेय और विलायक दोनों में से किसकी मात्रा ज़्यादा है, उसको दिखाने के लिए हम सांद्रता के पद का यूज़ करते थे। वो कौन सा होता है, मोल अंश। वैसे तो ये नॉर्मल भाषा में ये हो जाएगा कि जो द्रव ज़्यादा रहेगा इसमें, मतलब जो द्रव ज़्यादा रहेगा उसका वाष्प दाब ज़्यादा रहेगा, और जो द्रव कम रहेगा वो उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। लेकिन साइंस की भाषा में इस चैप्टर 2 विलयन में हम द्रव एक या द्रव दो इसमें से कौन ज़्यादा है उसको बताने के लिए हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, मोल अंश। सांद्रता के पद में जो हमारा रहता है वो कौन सा है, मोल अंश। तो मोल अंश का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या, द्रव एक का मोल अंश हम क्या मानेंगे, x1, और द्रव 2 का मोल अंश हम क्या मानेंगे, x2। तो इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। इसका मतलब ये है कि मतलब जितना ज़्यादा P1 का दाब होगा उसका मोल अंश भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा इसका मोल अंश होगा उस द्रव का या फिर उस विलयन का, उस द्रव में जो वाष्प दाब है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 बराबर, हमने क्या, इसको जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगेगा, वो क्या है, P1 नॉट, ठीक है। ये शुद्ध द्रव का है। और P2 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, ये क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट x2, ठीक है। तो हमने राउल्ट का नियम ऐसे ही लगा दिया कि देखो इस विलयन में जो है वो इसका वाष्प दाब जितना ज़्यादा होगा उसका मोल अंश भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, ये बताने का वो है। तो देखो इसमें राउल्ट का नियम यही है कि किसी द्रव्य विलयन में, द्रव प्लस द्रव में, प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा मोल अंश होगा उतना ही ज़्यादा दाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P1 नॉट और P2 क्या है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। ये एक नियतांक की तरह व्यवहार करेगा, क्यों, क्योंकि P1 और P2 क्या है, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम कुल निकालेंगे, टोटल कैसे निकालते हैं, द्रव एक और द्रव दो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो P टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ठीक है। फिर P टोटल बराबर, हमने P1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे क्या है, P1 नॉट x1, और P2 की वैल्यू क्या है, P2 नॉट x2। और हमने मोल अंश में पढ़ा है कि जैसे कि मान लो विलयन में विलेय और विलायक दोनों हैं, तो उन दोनों को जोड़ने पर, उनके मोल अंशों को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, एक मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम सिंपल सा ये है कि किसी द्रव्य विलयन में, द्रव प्लस द्रव में, प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब जो है विलयन में मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा मोल अंश होगा उतना ही ज़्यादा उस विलयन में द्रव का वाष्प दाब होगा। ये कहता है राउल्ट का नियम। हो गया, हाँ।
तो राउल्ट के नियम में हम क्या पढ़े थे कि पी टोटल का जितना वाष्प पदार्थ वो कितने के बराबर होगा, P1 प्लस P2, और इसका मोल अंश कितना रहता है, हम विलयन वाले चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि मोल अंश जो रहता है द्रव, मान लो 2 द्रव है मोल अंश, तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब x1 बराबर 0 है तो सिर्फ x2 का क्या लिखा है, 1, तो इस स्थिति में क्या मिलेगा हमको, इसका वाष्प पदार्थ क्या मिलेगा, x2 का, केवल x2 का क्या मिलेगा, P2 नॉट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, P2 नॉट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, x1 बराबर 1 है, केवल x1 बराबर क्या है, 1 है, और x2 बराबर क्या है, 0। तो इस स्थिति में द्रव का, शुद्ध द्रव का कितना वाष्प दाब है, P1 नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 नॉट। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको ऐसे ऐड कर दिए और इसको ऐसे ऐड कर दिए और ये ऐसे, ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो देखो जब x1 बराबर 0 है तो x2 का वाष्प, केवल x2 बराबर 1 है, तो इसका वाष्प पदार्थ क्या हो जाएगा, P2 नॉट। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसे तो x1 बराबर क्या है, यहाँ पे 1, ये क्या है, शुद्ध द्रव का है, तो शुद्ध द्रव का केवल x1 का है तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x1 बराबर 0 है और x1 बराबर 1 है, तो ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो ये कैसे होगा, 0 से 1 की ओर। ठीक है, और P2 को देखो यहाँ पे x2 है, x2 बराबर 1 है और यहाँ पे क्या है, x2 बराबर 0, मतलब ये 1 से 0, मतलब ये घट रहा है, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ये है इसका ग्राफ राउल्ट के नियम का। ठीक है, अब राउल्ट के नियम में कौन सा विलयन होता है, द्रव प्लस द्रव वाला। ठीक है, तो इसमें 2 विलयन होता है, एक होता है आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वो कहलाता है ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता पे राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, मतलब राउल्ट के नियम का पालन करते हैं हर एक सांद्रता पे, वो वाला विलयन हमारा क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन में क्या होता है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता पे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वो कहलाता है अनादर्श विलयन। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू क्या है, P1 नॉट x1 और P2 इज इक्वल टू क्या है, P2 नॉट x2। तो इसको करोगे तो क्या हो, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P टोटल। तो P टोटल के बराबर हो P1 प्लस P2 तो ये कौन सा कहलाएगा, आदर्श विलयन। और यदि बराबर नहीं है P टोटल P1 प्लस P2 के तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा, अनादर्श विलयन। और देखो इसमें क्या होता है, जो आदर्श विलयन है उसमें शुद्ध द्रव को मिश्रित करने पर एंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है। एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कितना है, 5 ml एक सॉल्यूशन में, एक विलयन में, और 5 ml दूसरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 10 ml का। तो 5 और 5 इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो ना तो यहाँ से एनर्जी कोई बाहर निकलेगी और ना ही अंदर आएगी उसको मिश्रित करने पे। तो एंथैल्पी ऊर्जा का जो माप है, ऊर्जा वो क्या हो जाएगा, 0। और तीसरा आयतन, अब 5 ml इधर भी है, 5 और 5 ml इधर, और दोनों को ऐड करोगे तो 10 ml, तो दोनों तरफ इक्वल है ना, तो आयतन क्या हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो है एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे। और इसमें क्या होगा, देखो P टोटल की वैल्यू P1 और P1 प्लस P2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, या तो P टोटल ज़्यादा होगा या P1 प्लस P2 ज़्यादा होगा। तो जब देखो P1 ज़्यादा है P1 नॉट x1 से, P2 ज़्यादा है P2 नॉट x2 से, मतलब P टोटल ज़्यादा है P1 प्लस P2 से, तो ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन। ठीक है, और दूसरा है या तो P टोटल ज़्यादा है या तो रहेगा P टोटल कम। तो देखो यहाँ पे P1 कम है P1 नॉट x2 से, P2 कम है P2 नॉट x2 से, तो P टोटल भी कम होगा P1 प्लस P2 से। तो ये अगर ऐसा हुआ तो कौन सा कहलाएगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो राउल्ट के नियम में आदर्श और अनादर्श विलयन का जो चौथा अंतर है वो ये है कि जैसे कि मान लो ये विलेय वाला कंटेनर है और ये विलायक वाला, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो विलेय आकर्षण और विलायक आकर्षण, विलेय और विलायक के आकर्षण की क्या होगा, बराबर होगा।
किसमें, आदर्श विलयन में, ठीक है। और अनादर्श विलयन में क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, विलेय विलेय आकर्षण, और ये क्या है, विलायक विलायक आकर्षण। तो जब इन दोनों को मिक्स करने पे ए और बी विलेय विलायक आकर्षण होगा तो ये जो है ये क्या रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। तो जब ये आकर्षण बराबर रहेगा, विलेय विलेय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण जो है इनके इक्वल रहेंगे विलेय विलायक आकर्षण के, तो जो सॉल्यूशन है वो कहलाता है आदर्श विलयन का। और विलेय विलेय आकर्षण जो है विलायक विलायक आकर्षण दोनों जो है इनके इक्वल नहीं रहेंगे, विलेय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होंगे, तो ये जो कहलाता है हमारा अनादर्श विलयन।